वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित PSR। और आज हमारी क्लास 9 की नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 करेंगे ट्राइंगल्स। और इस चैप्टर को हम एमसीक्यू क्वेश्चन से कवर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज 7.1 के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम इसका एक बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। वैसे मेनली हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि जो ट्राइंगल्स है हमारे पास यहाँ एक नहीं है, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम। और ये दो ट्राइंगल ABC और PQR है सपोज, या DEF, कुछ भी ले सकते हैं। चलो DEF लेते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, या कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है पहली बार तुमने 7th क्लास में सुना था। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब है सेम शेप एंड साइज, यानी बिल्कुल एक जैसे। जो चीजें बिल्कुल एक जैसी होती है उनके लिए हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। और इस वर्ड का सीधा मतलब है बिल्कुल एक जैसा। और अगर हम यूक्लिड के एक एक्सियम दिया था उन्होंने, उस पर पहुंच जाए तो यूक्लिड ने एक्सियम दिया था कि थिंग्स विच कॉन्साइड ईच अदर आर इक्वल। जो चीजें एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं वो हमेशा इक्वल ही होती है। अगर ये मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं तो तभी करते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये हाथ इक्वल नहीं होंगे तो एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करेंगे। अब मैं इसको करके दिखाता हूं कि सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। ये मैंने बात की है ABC और DEF की, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे पे रख देता हूं, ये C वर्टेक्स को मैं F के ऊपर रखता हूं, तो तुम देखते हो कि अब तुम्हें केवल एक ट्राइंगल दिख रहा है DEF। जो अंदर वाला ट्राइंगल था पीछे वाला ABC को नहीं दिख रहा। या अगर मैं इसको घुमाता हूं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूं, तो अब तुम्हें केवल ये ABC ट्राइंगल दिख रहा है, DEF नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, यानी एक बार में हम एक ही चीज को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हैं। बट कई बार से हम देखते हैं कि अगर मान लो मैं A के ऊपर D को ना रख के अगर मैं A के ऊपर E को रख दूं, तो तुम देखोगे अब ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब तुम्हें ये दोनों ट्राइंगल के कुछ कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड भी यूज होता है कि जब ये चीजें इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही हमें लगेगा कि ये आपस में इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों राइट ट्राइंगल है, मैं तुम्हें इनको ऐसे दिखाता हूं तो ये तुम्हें एक जैसे लग रहे होंगे इस तरीके से। अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों ट्राइंगल सेम है, क्योंकि अब ये कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखे हैं। लेकिन अभी अगर मैं ट्राइंगल्स को इस तरह से रख दूं तो शायद अब तुम्हें ये एक जैसे नहीं लगेंगे, यानी अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये दोनों ट्राइंगल डिफरेंट हैं। तो यही चीज हमें फिर जब हम इक्वलिटी को कनेक्ट करेंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इनको देखेंगे, तभी हमारे ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स और सारे रिजल्ट्स फॉलो होते हैं। इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जब हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं इस तरीके से, तब हमें पिक्चर क्लियर होती है। यानी कि अब ये ट्राइंगल्स इक्वल लग रहे हैं और ये इक्वल है कि जब A वर्टेक्स D के इक्वल है, B वर्टेक्स E के इक्वल है और C वर्टेक्स F के, तभी इस पोजीशन में दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग इनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे ये AB साइड D के इक्वल है और BC साइड EF के इक्वल है, और ये जो DF है ये AC के इक्वल है। और इनके जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो साइड्स और एंगल्स हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही हम उनके रिजल्ट्स लेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें इन दोनों ट्राइंगल्स की, तो कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है वो इस तरीके से एक हम साइन बनाते हैं, इस शेप को इंडिकेट करता है। और नीचे हम दो इक्वल के साइन बनाते हैं, इसका मतलब मेजरमेंट इक्वल है उनके, और ऊपर का मतलब है शेप इक्वल है। तो ये दोनों चीजें आ जाती है शेप एंड साइज, यानी पहला शेप दूसरा साइज। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो इसकी जो AB साइड है, अगर मैंने नाम लिखा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब AB साइड DE के इक्वल है। पहले दो वर्टेक्स से जो साइड बनेगी, मैं यहाँ नाम लिख के दिखा देता हूँ। ABC कॉन्ग्रुएंट है अगर DEF के, तो पहले दो वर्टेक्स से जो साइड बनेगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके पहले दो वर्टेक्स से जो साइड बनेगी
उसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो ए बी इक्वल डी ई। अब आखिरी के जो दो वर्टेक्स से साइड बनेगी बी सी, और इसके जो लास्ट के दो वर्टेक्स से साइड बनेगी ई एफ। बी सी इक्वल ई एफ। और पहले और आखिरी वर्टेक्स से जो साइड बनेगी ए सी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी वो पहले और लास्ट वर्टेक्स से जो बनेगी डी एफ, इसके इक्वल होगी। ए सी इक्वल डी एफ। एंगल्स का भी यही रूल रहेगा। ये तो साइड्स के बारे में हो गया कि फर्स्ट वर्टेक्स का जो एंगल होगा ए, वो फर्स्ट वर्टेक्स के इक्वल होगा डी, ए इक्वल डी। सेकेंड वर्टेक्स का जो एंगल होगा बी, वो सेकेंड के इक्वल होगा ई, बी इक्वल ई, मैंने एक जैसे सिंबल बनाया। और थर्ड वर्टेक्स का जो एंगल होगा सी, वो थर्ड वर्टेक्स के इक्वल होगा एफ। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का मेन कॉन्सेप्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम जो ये रिजल्ट्स लेते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जब हम ये रिजल्ट लेते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तब हमें इस चीज का यूज करना पड़ता है, क्योंकि कोइंसाइड भी कॉरस्पॉन्डिंग से ही करेंगे। अगर हम नॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, अगर हम सी को डी के ऊपर रखेंगे तो ये इसको कवर अप नहीं कर पाएगा। सी एंगल डी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए एंगल डी के इक्वल है, तो ए ही डी को कवर अप करेगा, बी ई को करेगा और सी एफ को, तो होल ट्राइंगल को कवर अप कर लेगा। जो रूल्स हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो रूल्स में तुम्हें एक बार बता दूं। सबसे पहले हमारे पास जो रूल होता है वो एक्सियम है एस ए एस, यानी अगर दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो साइड हम यूज कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए जो साइड हमने यूज करी है, उन्हीं का कॉमन वर्टेक्स वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये साइड 4 सेंटीमीटर की है, इधर ये साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 की है, तो अब मेरे को एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल दिया है कि ये एंगल 70 डिग्री के है, तो मैं रूल लगा सकता हूं ये एक्सियम एस ए एस, और ऐसे एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी आउट ऑफ 6 पार्ट्स हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल, यानी टोटल 6 पार्ट होते हैं। तो इसके 6 पार्ट में से हमें कोई भी 3 पार्ट इसके इक्वल दिखा के इसको कॉन्ग्रुएंट बोलना होता है। तो एक रूल हमारे पास एस ए एस बनता है, दूसरा रूल हमारे पास ए एस से बनता है। इसको हम कभी कभी ए एस भी यूज कर लेते हैं, यानी दोनों एक ही बात है, 2 एंगल और एक साइड। यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं कि जो 2 एंगल हम यूज कर रहे हैं वो उसी साइड के कनेक्टिंग एंगल होंगे, ये बेस एंगल्स, जिस साइड को हमने यूज किया है इक्वलिटी में, अगर उसी के दोनों एंगल यूज किए तो ए एस से बनेगी। और अगर हमने तीसरा एंगल यूज किया है, यानी साइड का तो एक एंगल यूज किया, बाकी 2 एंगल और है, एक उस साइड का और एक थर्ड एंगल, तो रूल बनता है फिर ए एस। वैसे बात एक ही होती है, क्योंकि इसका थर्ड एंगल तुम निकालोगे तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा, इसलिए हम इसका सब्स्टिट्यूट ए एस भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा रूल हमारे पास होता है एस एस एस। अगर तीनों साइड बिल्कुल इक्वल है, एग्जैक्टली तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, तो एस 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 रूल से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और लास्ट हमारा चौथा रूल होता है आर एच एस। आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और एस फॉर साइड। ये रूल किसी भी राइट ट्रायंगल पे काम करेगा। अगर कोई हमारे को राइट ट्रायंगल प्रूव करना है, लेकिन हाँ कंडीशन इसमें ये जरूरी है, राइट ट्रायंगल के साथ साथ ये कंडीशन भी जरूरी है, क्योंकि कई बार से राइट ट्रायंगल में कोई और रूल भी लग सकता है। लेकिन हाँ, ये आरएचएस रूल केवल राइट ट्रायंगल में लगेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राइट ट्रायंगल में आरएचएस ही लगेगा। राइट ट्रायंगल में एसएएस भी लग सकता है, एएस से भी लग सकता है और एसएसएस भी लग सकता है। लेकिन ये रूल आरएचएस केवल राइट ट्रायंगल के लिए है कि अगर हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल हैं और राइट ट्रायंगल में एक एंगल, तो फिर इसका मतलब पक्का इक्वल हो गया होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब अब अगर हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल दी है सपोज 5 सेंटीमीटर की, और बाकी जो 2 साइड बचती हैं इनमें से कोई एक साइड इक्वल दे रखी है, सपोज ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तब हम ये रूल यूज कर सकते हैं आर एच एस, क्योंकि हमने इक्वलिटी में जो 3 पार्ट यूज किए हैं
उनमें से एक राइट एंगल यूज किया है, एक हाइपोटेनस यूज किया है और एक उसकी बाकी दोनों साइडों में से कोई भी एक साइड यूज की है, तो आरएचएस रूल से वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम ये 3 पार्ट यूज करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे तो उसके रिमेनिंग 3 पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। जैसे इस वाले केस में जो रिमेनिंग साइड बचेगी, जैसे अगर हमने इस एबीसी ट्राइंगल को और इस डीएफ को कॉन्ग्रुएंट तो बोल दिया और हमने इक्वलिटी में यूज किया AC इक्वल DF, एंगल B इक्वल एंगल E और एंगल ये BC इक्वल EF। यहाँ पे एक बात और मैं तुम्हें ध्यान दिला दूं कि जब ये रूल्स तुम यूज करोगे तो पार्ट्स का अरेंजमेंट इस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी सबसे पहले तुम R यानी एंगल B इक्वल E दिखाओगे, दोनों 90 डिग्री के। उसके बाद H यानी फिर तुम AC इक्वल DF दिखाओगे और रीजन भी हाथ के हाथ लिखोगे कि ईच 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर तुम BC इक्वल EF दिखाओगे, यानी इसी रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें पार्ट्स को अरेंज करना है। BC इक्वल EF यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब रूल तुम्हारा बन गया RHS और इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाम तुम कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अरेंज कर लोगे, जैसे इसका नाम तुमने ABC लिख दिया। और अब इसका नाम लिखते समय ध्यान रखना है कि जो B था एंगल से सबसे पहले हम पकड़ सकते हैं कि एंगल B इक्वल E था और B को हमने सेकंड प्लेस पे रखा है, तो E को हमें सेकंड प्लेस पे रखना पड़ेगा। अब इसके बाद ऑटोमेटिक अब हमें पता चल गया जब ये B इक्वल C है, B इक्वल E है और हमने BC इक्वल EF बोला है, तो इसका मतलब C इक्वल F हो गया और C को हमने थर्ड प्लेस पे रखा है तो F को थर्ड पे रखेंगे। अब इसका तीसरा क्या बचा, D। अगर तुमने नाम को चेंज किया C, इसका नाम बाई चांस तुमने इसकी जगह इसका नाम तुमने किसी ने BAC रख दिया तो ये नाम भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब B तुमने पहले नंबर पर रखा है तो अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग E पहले आ जाएगा और इसका नाम EDF हो जाएगा। यानी कि नाम को हम कुछ भी लिख सकते हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा उसकी की रेस्पेक्टिव पोजीशन पे आना चाहिए। अब हमने 3 पार्ट इक्वलिटी में यूज किए और हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। अभी इसके 3 पार्ट दोनों ट्राइंगल्स के बचे हैं जिनके बारे में अब हम कमेंट कर सकते हैं कि जो बची तीसरी साइड बची यानी AB और DE ये भी आपस में इक्वल होगी, AB इक्वल DE और ये रिजल्ट लेते हैं हम बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके अलावा भी हमारे पास 2 एंगल भी बचे क्योंकि साइड तो तीनों यूज हो गई, 2 यहाँ यूज हो गई थी, एक यहाँ गई। अभी हमारे पास 2 एंगल बचे क्योंकि एक ही एंगल हमने यहाँ यूज किया है। तो बचा हुआ एंगल जो A वर्टेक्स था मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग था D के, तो एंगल A इक्वल D हो गया, ये भी रिजल्ट बाय CPCT। और तीसरा एंगल C इक्वल F हो गया, ये भी बाय CPCT। यानी कि 3 पार्ट को हम यूज कर रहे हैं रूल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के, लेकिन बचे हुए 3 पार्ट रिमेनिंग पार्ट्स ऑटोमेटिक उसके इक्वल हो जाते हैं अगर हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि बेसिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। और इस एक्सरसाइज में हम MCQs करेंगे बट बेस हमारा क्लियर होना चाहिए क्योंकि बेस क्लियर होगा तभी हम ये MCQs कर पाएंगे, इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये बेस क्लियर कर दिया है। वैसे इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरी पड़ी हुई है चैनल पे और तुम डिटेल्ड वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये सब मैंने वहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करा रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पलर की बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ज्वाइन करके तुम्हें इस चैप्टर की PDF वहाँ मिल जाएगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके सिलेबस से जो लास्ट एक्सरसाइज थी इनइक्वालिटीज की वो कट चुकी है बट मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें साथ साथ क्वेश्चन आएगा तो दे दूंगा। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कौन सा इनमें से कॉन्ग्रुएंस का रूल नहीं है। तो अभी मैंने तुम्हें ये रूल बता दिए, 4 रूल होते हैं। तो 4 रूल में SAS मैंने बताया होता है, ASA भी होता है, SSS नहीं होता, यानी कि ये वाला रूल हमारा C पार्ट नहीं होता, SSA ये कोई रूल नहीं है, SSA
क्योंकि रूल होता है SAS, मैंने बताया था कंपलसरी जो तुम दो साइड इक्वलिटी में यूज कर रहे हो उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ऐसे कोई रूल नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया कि इनमें से कौन सा रूल नहीं है, SSA नहीं है। लास्ट का डी ऑप्शन भी है, SSS रूल होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कुछ दिया हुआ है, जैसे एक ट्रायंगल की बात कर रहा है शायद, कि एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ, ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC, फिगर बना के थोड़ा सा तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी दिमाग में। और एक ट्रायंगल है शायद PQR, फिगर बनाने से काफी क्लियरिटी आ जाती है ज्योमेट्री में। अब ये क्या दे रहा है, मैं AB = QR, मैं निशान लगा लेता हूँ, AB = QR, एक निशान लगा लिया मैंने AB पे और एक ही निशान लगा दिया मैंने QR पे, दोनों आपस में इक्वल है। AB = QR, BC = PR, तो एक निशान, दो निशान मैंने BC पे लगा दिए, दो मैंने PR पे लगा दिए। तो अब ये ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि ये पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रेस्पेक्टिव पोजीशन पे नहीं है। अगर AB के सामने यहाँ QR आती तो ये रेस्पेक्टिव पोजीशन पे होते, बट कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमसे कहता है AB = QR, BC = PR और CA = PQ। CA, इस पर मैं 3 निशान लगाता हूँ, = PQ। तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तभी ये हमें सही से दिखाई देगा और हम इसको पहचान जाएंगे। अभी भी हम पहचान जाएंगे, हमें उसके लिए जरूरत नहीं है। फिगर से भी हम पहचान सकते हैं और नाम से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि अब इनने कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उस ट्रायंगल की नेमिंग पूछी है कि कौन सा नेम इसका सही होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि रूल तो अब तुम्हें दिख रहा है कि 3 साइड इक्वल है, तो रूल तो बनेगा इसमें SSS, जो हमें इक्वल दिया है AB = QR और BC = PR और AC = PQ। तो मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता दूंगा, तुम यहां से भी पहचान सकते हो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और यहां से भी पहचान सकते हो, तो मैं दोनों तरीके तुम्हें बता दूंगा। अब ट्रायंगल के मैं पहले नाम लिख देता हूं कि जो उसने दिए हैं, एक तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट दिया है ट्रायंगल PQR के, और एक ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रुएंट दिया है ट्रायंगल PRQ के, और एक ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट दिया है ट्रायंगल RPQ के, और चौथा ट्रायंगल दिया है PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA के। अब कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से तुम अगर पहचानना चाहते हो, सबसे पहले यहां से देखो, तो ये एक निशान और 2 निशान वाला कॉमन वर्टेक्स है B, और इधर एक निशान और 2 निशान का कॉमन वर्टेक्स है R, तो इसका मतलब B = R, ये डिसाइड हो गया हमारा। इससे तुम आसानी से पहचान सकते हो B = R, तो B = यहाँ पे B सेकंड पोजीशन पे, बट यहाँ R सेकंड पे नहीं है, तो ये नाम तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो B सेकंड पोजीशन पे, R भी सेकंड पे, तो ये नाम हो सकता है। यहाँ देखो B सेकंड पे, R सेकंड पे, ये भी हो सकता है। यहाँ B फर्स्ट पे, P फर्स्ट पे, ये नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो अब इसका नाम ये B ऑप्शन सही है या C सही है, दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड और थर्ड वर्टेक्स का कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग है वो C है। यहां देखते हैं थर्ड और सेकंड का कॉमन वर्टेक्स जो इंटरसेक्टिंग है वो P है, तो C = P हो गया। अब ये डिसाइड हो गया C = P, तो C = P, तो इसका मतलब B ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहां से कैसे पहचानोगे, तो देखो AB और BC दोनों में B पॉइंट कॉमन आ रहा है, और जो इनकी इक्वलिटी में दूसरी पार्ट दिए दूसरे ट्रायंगल के QR और PR, इन दोनों में R आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ B कॉमन है, इधर R कॉमन है, तो B = R हो गया। देखो B = R ही मैंने पहले बताया था। अब जब ये डिसाइड हो गया कि B = R है, तो इसका मतलब A = Q हो गया, तो तुम कॉमन सेंस से फिर यहाँ से भी पकड़ सकते हो बिना फिगर बनाए। लेकिन दोनों तरीके हमारे पास होते हैं, हम नाम से भी पहचान सकते हैं पार्ट्स के, और यहाँ फिगर बना के भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो फिलहाल अब इसका B ऑप्शन ओके है। अब इसके बाद में हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है थर्ड, और इस थर्ड क्वेश्चन में जो हमारे पास एक
कॉर्ड दिया हुआ है, कुछ कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी चलो हाथ के हाथ बता दूंगा जो हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। थर्ड में हमें दिया एक ट्राइंगल है, वो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, मैं तुरंत बता देता हूँ क्योंकि वो हमारे पास थ्योरम दी हुई है एनसीईआरटी में। एक ट्राइंगल है ए बी सी और हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। और एंगल बी दिया है 50 डिग्री का। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसके जो बेस एंगल्स होते हैं, क्योंकि जहां पे वो इक्वल साइड कनेक्ट होती हैं इसे बोलते हैं वर्टिकल एंगल, तो ये दोनों कहलाते हैं बेस एंगल्स। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इक्वल साइड है इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारे पास थ्योरम है 7th चैप्टर में। और थ्योरम क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारी थ्योरम है कि जो एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ए बी अगर इक्वल है ए सी के, तो ए बी के अपोजिट बैठेगा एंगल सी और ए सी के अपोजिट बैठेगा एंगल बी। तो एंगल सी और बी आपस में इक्वल होंगे, बी 50 का है तो सी भी 50 का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है 50 डिग्री। तो तुम इस प्रॉपर्टी को याद रखोगे। एक इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी होती है कन्वर्स, कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड्स होती हैं इक्वल एंगल के अपोजिट वो भी आपस में इक्वल होती हैं। अगर मैं कह दूं ये एंगल बी और सी इक्वल है, तो बी के सामने वाली साइड ए सी और सी के सामने वाली साइड ए बी आपस में इक्वल होगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तुम ध्यान रखोगे, इसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में भी हम एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। ये भी सेम इसी प्रॉपर्टी के बेस पे है कि एक ट्राइंगल दिया है हमें ए बी सी। अब की बार ये रिवर्स क्वेश्चन है। ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है और उसमें हमें दिया है कि बी सी इक्वल ए बी, बी सी और ए बी आपस में इक्वल है। तो कोई बात नहीं, अब हमें वो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी ली हमने कि अगर बी सी इक्वल ए बी है तो बी सी के अपोजिट जो एंगल आएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल आएगा ए आएगा। तो एंगल ए और ए बी के अपोजिट जो एंगल आएगा वो सी आएगा। ए बी के अपोजिट एंगल सी, बी सी के अपोजिट एंगल ए और ए बी के अपोजिट एंगल सी। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी होगा। अगर हमारी ये जो दोनों साइड है ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है एंगल बी 80 डिग्री का है। अब हमें एंगल बी दिया है 80 डिग्री का, लेकिन हमें ए और सी तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि दोनों इक्वल है। मान लो मैं इसको बोलता हूँ x, से x, इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है। तो अब मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी चैप्टर 6 की, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 80 प्लस x इक्वल 180। इस 80 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो 2x इक्वल 180 माइनस 80 यानी 2x इक्वल 100। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो मीन्स हमारा जो x है वो 50 डिग्री का हो जाएगा। x का मतलब a भी 50 का हो जाएगा, c भी, हमसे पूछा क्या है, a पूछा है, तो हमारा c ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन का c पार्ट सही होगा 50 डिग्री। एंगल a की वैल्यू जो i वो c के इक्वल है और 50 डिग्री है दोनों की वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें बस ये है कि थोड़ा सा इन्होंने इसको लेंथ से भी कनेक्ट किया है और एंगल से भी कनेक्ट किया है। इसका जो 5th क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, मैं कैसा भी एक ट्राइंगल बना लेता हूँ पी क्यू आर। अब हमें दिया है एंगल आर इक्वल एंगल पी। ये एंगल आर और पी आपस में इक्वल है, चलो अच्छी बात है, आर इक्वल पी। और हमें दिया है क्यू आर इक्वल 4 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें 4 सेंटीमीटर की दी है।
पी आर इक्वल 5 सेंटीमीटर और पी आर हमें 5 सेंटीमीटर की दी है। अब हमसे पी क्यू पूछी जाती है, व्हाट इज पी क्यू। पी क्यू क्या होगी? तो देखो हमें एंगल्स की रिलेशन दी हुई है और इस एंगल्स की रिलेशन को अगर हम यूज करें, हमें दिया है पी इक्वल आर, ये हमें गिवन है। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें बताई है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी पी के अपोजिट जो साइड आएगी वो क्यू आर आएगी और आर के अपोजिट जो साइड आएगी वो पी क्यू आएगी। तो यानी क्यू आर और पी क्यू आपस में इक्वल होंगी और हमसे पी क्यू पूछी है, क्यू आर हमें पता है 4 की, तो ये भी 4 की होगी। तो अब इसका ये कंफ्यूज करने के लिए हमें पी आर दे दी गई है, यानी कि इसमें पी आर की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर ए सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा 4 सेंटीमीटर। तो अब इससे तुम समझ गए होगे कभी कभी हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ दे दिया जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता क्वेश्चन में। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ये उसका है इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज में वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पास केवल एनसीईआरटी में 3 थ्योरम दिया है इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। ये उसी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC और इसकी BC साइड पे एक पॉइंट है D और कंडीशन दी है सच दैट AD बाइसेक्ट एंगल BAC। अगर हम A से D को मिलाते हैं तो जो AD है इस एंगल BAC को बाइसेक्ट करती है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसको मैं x बोलूं तो ये भी x होगा। अब हमें रिलेशन डेवलप करनी है इनमें से किसी एक ऑप्शन पे कि पहला ऑप्शन क्या BD इक्वल CD होगी, दूसरा ऑप्शन कि AB इक्वल AB ग्रेटर देन BD होगी, सी ऑप्शन BD ग्रेटर देन BA या D ऑप्शन है CD ग्रेटर देन CA। तो ये जो टॉपिक है हमारा लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उस लास्ट एक्सरसाइज का ये जो टॉपिक है ये इनइक्वालिटीज का है। कि यानी कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर दो साइड इक्वल हैं या दो एंगल अगर इक्वल है किसी ट्राइंगल के, एंगल B इक्वल एंगल C है तो AB इक्वल AC होती है। लेकिन अगर ये एंगल अनइक्वल है तो इसका मतलब ये साइड भी अनइक्वल होंगी। तो कौन सी साइड किससे छोटी होगी किससे बड़ी होगी, इसी को हम इनइक्वालिटीज में काउंट करते हैं। तो इसके 2 रूल चलते हैं कि अगर एंगल B बड़ा है एंगल C से, ये जो एंगल B है ये एंगल C से ग्रेटर है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, ये छोटा है ये बड़ा है। तो जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो अपोजिट होती है वो बड़ी होती है, यानी AC, इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा AC ग्रेटर देन C के सामने वाली साइड AB। ये हमारा इनइक्वालिटी का पहला रूल होता है। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। दूसरा रूल जो इसमें चलता है वो इसका कन्वर्स है कि अगर तुम्हें दे दिया जाए इफ, यहां पे भी हमें गिवन में यही मिला है इफ, यानी B अगर B ग्रेटर देन C है देन AC ग्रेटर देन AB। इफ AC ग्रेटर देन AB है, अगर ये AC साइड बड़ी है और AB साइड छोटी है तो बड़ी के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा देन एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे चलते हैं इनइक्वालिटीज में कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, या छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल छोटा और बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा। दूसरा इसका कन्वर्स हो गया कि बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी और छोटे एंगल के अपोजिट साइड छोटी, और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। अब एक इसका और रिजल्ट तीसरा भी चलता है कि वो वैसे हमने बचपन से पढ़ा है कि ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड को अगर कभी भी तुम प्लस करोगे, जैसे AB और AC को, तो वो हमेशा BC से बड़ी आएगी थर्ड साइड से। या फिर अगर तुम AB और BC को प्लस करोगे तो इनका सम हमेशा AC से बड़ा आएगा, या अगर तुम AC और BC को प्लस करोगे तो इनका सम हमेशा AB से बड़ा आएगा। तो ये हमारा तीसरा रूल है जो इनइक्वालिटीज में यूज होता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इससे हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन को भी चेक करते हैं कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा।
तो ये इनइक्वालिटी के रूल से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें ये पता है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। मैं मार्किंग कर देता हूँ चलो, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो मैं देखूँ तो ये अगर मैं इस पर डाल दूँ एंगल 3, तो ये एंगल 3 और यहाँ डाल दूँ एंगल 4, तो एंगल 3 ये 2 और 4 के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है चैप्टर 6 में, क्योंकि ये साइड को हमने आगे प्रोड्यूस किया, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 3 इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और ये हमें मिला हुआ है पहले से ही कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। क्योंकि इसमें हमें दिया है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हम 2 की जगह 1 भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब हमने यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ा है कि इन दोनों पार्ट्स को मिला के ये होल बनता है, और हमने एक्सियम पढ़ा है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। एंगल 1 और 4 की वैल्यू मिला के 3 के इक्वल आ रही है। इसकी वैल्यू 50 है, इसकी 40 है, तो ये 90 है, और 90 हमेशा 50-40 से बड़ा ही होगा। तो ये यूक्लिड का अगर हम एग्जाम यूज करते हैं तो एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1। यहाँ पे मैंने एग्जाम यूज करी है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। अब मैंने कनेक्शन बना दिया इन दोनों एंगल में। अब मैं अगर इस ट्राइंगल को तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा कि अगर ये ट्राइंगल मैंने लिया ABD और ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, और मैं कह रहा हूँ कि 3 1 से बड़ा है, 3 1 से अगर बड़ा है तो 3 के अपोजिट जो साइड है वो AB है, और 1 के जो अपोजिट साइड है वो BD है, यानी AB ग्रेटर देन BD। सीधा कनेक्शन बन गया। अभी मैंने थ्योरम बताई कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो यहाँ 3 के अपोजिट आ रही है AB और 1 के अपोजिट आ रही है BD, तो इसका मतलब AB BD से बड़ी हुई। तो ऑप्शन हमारा हुआ AB ग्रेटर देन BD, यानी बी ऑप्शन। तो ये इनइक्वालिटी कहलाती है, और इसको वैसे मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन अगर तुम्हारी कमेंट बॉक्स में डिमांड आएगी तो मैं इसकी पूरी वीडियो भी तैयार कर दूंगा। ये NCERT की लास्ट एक्सरसाइज है, अगर तुम लोग डिमांड करोगे, क्योंकि ये सिलेबस से वैसे कट चुका है, बट अगर चाहो तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में जाके, तो मैं इसकी वीडियो तैयार कर दूंगा। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC, और ये कॉन्ग्रुएंट दिया है ट्राइंगल FDE के। जरा नाम पे ध्यान देना, FDE। और हमें दिया है कि AB 5 सेंटीमीटर की है, और हमें एक दिया है कि एंगल B 40 डिग्री का है। कई बार कुछ चीजें फालतू भी दे दी जाती है। एंगल A 80 डिग्री का है। अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट हमें दिए हैं, जैसे DF इक्वल 5 सेंटीमीटर और एंगल F 60 डिग्री, 2 चीजें हमें दे रखी है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि DF इक्वल 5 सेंटीमीटर और एंगल E 60 डिग्री। इसके अलावा हमें दिया है C पॉइंट TE इक्वल 5 सेंटीमीटर और एंगल E इक्वल 60 डिग्री। और D ऑप्शन दिया है हमें DE इक्वल 5 सेंटीमीटर और एंगल D इक्वल 40 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग पे अगर आते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ट्राइंगल के ABC के 3 में से 2 एंगल पता है, तो सबसे पहले तो तीसरा एंगल निकाल लो। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके तुम एंगल C निकाल सकते हो। A की वैल्यू 80 है, B की वैल्यू 40 है, तो C आ जाएगा 40 80 120, और 120 को माइनस करेंगे तो C की वैल्यू 60 आ जाएगी। सबसे पहले 60 निकाल दिया हमने C। अब अगर तुम कॉरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग चलो, देखो बात कर रहे हैं EFD की, EFD,
तो ई एफ डी किस किस के इक्वल है? तो देखो एफ तो इक्वल है ए के, तो एफ तो ए के इक्वल है और ए है हमारा 80 डिग्री का, तो एफ तो 80 का होना चाहिए। बट एफ दे रखा है इस वाले पार्ट में 60 का, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद में डी इक्वल है बी, डी बी के इक्वल है। अब बी कितने का है? बी 40 का है, तो डी 40 का है, हो सकता है, यानी ये ऑप्शन बन सकता है क्योंकि डी 40 का आ रहा है और बी भी 40 का है। ई इक्वल सी, अब ई सी के इक्वल है, तो ई अगर सी के इक्वल है और सी 60 का है तो ई भी 60 का होगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकते हैं दोनों, यानी कि ये ऑप्शन बन सकते हैं। अब आ जाओ डी एफ और डी ई पे। तो अगर मैं डी एफ की बात करता हूं, पहले दो वर्टेक्स से डी एफ बनती है, तो पहले दो वर्टेक्स से ए बी बनती है, तो एफ डी इक्वल ए बी, ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से सेट बैठ रही है। ए बी हमें पता है 5 की, तो इसका मतलब डी एफ 5 की होगी, तो डी एफ 5 की देखो इस वाले पार्ट में दी हुई है बस, तो बी ऑप्शन ओके हो गया क्योंकि इसमें डी एफ 5 की दी है और ई एंगल 60 का दिया है, तो बढ़िया है, ई एंगल सी के इक्वल आ रहा है और सी भी 60 का है, ई भी 60 का होगा। तो हमें इसमें देखो दोनों चीजें मिल रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग साइड भी हमें पता चल रही है, एफ डी इक्वल ए बी, और ए बी हमारी 5 की है तो एफ डी भी 5 की होगी। इधर सी एंगल हमने ई के इक्वल देखा और सी हमारा 60 का है तो ई भी 60 का है, तो दोनों चीजें हमारी मैच कर रही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही तुम इस चीज को कर पाओगे, वरना तुम्हें दिक्कत रहेगी इसको करने में। अब यहाँ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 क्वेश्चन में हमें दो साइड दिए हैं एक ट्राइंगल की, और तीसरी साइड की लेंथ कौन सी नहीं हो सकती। तो ये इनइक्वालिटी का वैसे तो कि ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है हमें, एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है, मान लो ट्राइंगल ए बी सी है और इसकी एक साइड, वैसे नाम तो कुछ नहीं दिया, मान लो ये 5 की है और एक 1.5 की है। तो तीसरे के बारे में कमेंट करवा रहा है कि इनमें से कौन सी तीसरी साइड नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सी नहीं हो सकती, इस पे ध्यान देना है, कौन सी नहीं हो सकती। तो अभी जो मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, उस प्रॉपर्टी से तुम 2 मिनट में ये आंसर दे सकते हो कि इनमें से कौन सी तीसरी साइड नहीं हो सकती। और उसका रूल है कि हमेशा दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा होता है, यानी कि अगर तुम इस 5 और 1.5 को ऐड करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो देखो इन दोनों को ऐड करके तो सभी बड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब इससे तुम चेक नहीं कर पाओगे। अब देखो अगर तुम इससे ऐड करके देखो 1.5 में x को, तो 1.5 में अगर तुम x को ऐड करते हो तो वो या तो 5 आना चाहिए, 5 से बड़ा आना चाहिए, ये हमेशा 5 से बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यही मेरे को बड़ी साइड लग रही है। तो अब यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखो कि जिसको रखने पे ये 5 से बड़ा ना आए, क्योंकि 5 से बड़ा आता है तो वो हो सकती है। देखो 3.6 अगर हम रख के देखते हैं तो 3.6 और 1.5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 6 11 और 5.1 इससे बड़ी आ गई, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है। 4.1 रख के देखते हैं तो 4.1 5.6 आ गई, इससे बड़ी आ गई, ये भी हो सकती है। 3.8 रख के देखते हैं तो 8 और 5 13 और 3 5.3 ये भी हो सकती है। 3.4 अगर हम रख के देखते हैं, 3.4 और 1.5 को ऐड करते हैं 4.9 आती है, यानी इसको अगर हम यहाँ सोचते हैं x की जगह, तो इनका सम 5 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये 4.9 आ रहा है, 5 से छोटा आ रहा है, यानी कि ये इससे छोटी आ रही है। अगर हम x की वैल्यू ये रखते हैं 3.4, तो इनका जो सम आ रहा है 5 से लेस आ रहा है, 4.9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी 3.4 हमारे ट्राइंगल की तीसरी साइड नहीं हो सकती, इनमें से कोई भी साइड हो सकती है। तो इस तरह से तुम्हें वो प्रॉपर्टी को ही यूज करना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था ये, बट क्योंकि 7th क्लास में तुम ये सब कुछ पढ़ चुके हो तो मुझे लगता है कि कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, समझी जा सकती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 भी इनइक्वालिटी का है। इसमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है और ये अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, उससे 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है और इसमें दिया है कि एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो अभी मैंने बताया था कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो आर एंगल बड़ा है तो आर एंगल के अपोजिट जो साइड बैठेगी वो पी क्यू बैठेगी। तो पी क्यू
और Q के सामने जो साइड बैठेगी वो बैठेगी PR, तो रिजल्ट मिलेगा PQ ग्रेटर देन PR। देखो कौन सा ऑप्शन है, PQ ग्रेटर देन PR, PQ ग्रेटर देन PR, बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन ओके हो गया, PQ ग्रेटर देन PR। और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, तो Q के सामने PR और R के सामने PQ, और ये हमारा ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन ओके हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमारा एक कॉन्ग्रुएंसी का ही क्वेश्चन है, और इसमें हमें बेसिक अपना यूज करना है कि दो ट्रायंगल दिए ABC और PQR। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसको तुम अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, पर मैं बता देता हूँ। बिल्कुल इसमें दोनों चीजें कनेक्ट करी हैं कि AB इक्वल AC, AB और AC आपस में इक्वल है, एंगल C इक्वल P, और ये एंगल C और P आपस में इक्वल है, यानी कि इन दोनों साइड का कनेक्शन है, इधर दोनों एंगल का कनेक्शन है आपस में। B इक्वल Q, और ये B एंगल इस Q के इक्वल है, बहुत बढ़िया। अब ये B इक्वल तो तुम्हें Q दिया है, और देखा जाए तो C इक्वल P भी दिया है, यानी दो एंगल तुम्हारे पास इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स के। बट ये सफिशिएंट नहीं है किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए, यानी इस रूल से तुम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। दो एंगल के साथ साथ तुम्हें एक तीसरा पार्ट भी चाहिए, तो मीन्स ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें और भी कुछ चीजें देखनी है, तो मैं देखता हूं कि देखो AB इक्वल AC है, तो इससे मेरे को रिजल्ट मिल सकता है कि AB के सामने एंगल C और AC के सामने एंगल B आपस में इक्वल होगा। ये वही प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये बना पहली इक्वेशन। एक मेरे को रिलेशन पहले से दी हुई थी कि जब ये B इक्वल Q मेरे को दिया हुआ था, B इक्वल Q ये मेरे को गिवन था, और C इक्वल P भी मेरे को गिवन था, C इक्वल P। अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं तो C इक्वल B है, मान लो मैं C को X मानूं तो ऑटोमेटिक मेरा जो B है वो भी X हो गया। इधर B इक्वल Q है, अगर B को मैं X मान रहा हूं तो Q भी X होगा, और C इक्वल P है, अगर C को मैं X मान लूं तो P भी X होगा। तो अब तुम्हें दिख गया होगा कि ये दोनों भी इक्वल आ गए, P और Q। तो इन तीनों को हम कंसीडर करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हम ये रिलेट ले सकते हैं कि P इक्वल Q। और जब P इक्वल Q हो जाता है तो P के अपोजिट QR और Q के अपोजिट PR, यानी कि दोनों भी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी P के अपोजिट QR इज इक्वल टू Q के अपोजिट यानी कि PR। तो इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूर है। तो इसका मतलब इसका ये ऑप्शन ए सही हो गया, ए ऑप्शन के आइसोसेलेस तो हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दोनों, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि दोनों ही ट्राइंगल आइसोसेलेस है, बट दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट पार्ट हमारे पास नहीं है रूल्स को अप्लाई करने के लिए। हमें रूल्स को अप्लाई करना है तो 3 पार्ट तो चाहिए, वो 3 पार्ट हमारे पास नहीं है। इसके बाद आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये लास्ट जो हमारा 11th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमसे एक ऐसा ही एक्सियम के बारे में पूछा है। ऐसे एक्सियम की बात कर रहा है कि अगर दो ट्राइंगल है ABC और DEF, दो ट्राइंगल की बात कर रहा है ABC और DEF, और ये कहते हैं इसमें AB इक्वल FD, ये AB और FD आपस में इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग पे ध्यान देना, फिगर बना के निशान लगा लेना। ये क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, AB इक्वल FD और A इक्वल D, ये एंगल A इक्वल एंगल D, ये आपस में इक्वल है। देन टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। अगर हमें SAS एक्सियम लगा के इसको कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो कौन सी साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए?
तो अभी मैंने एसएस रूल के अकॉर्डिंग बताया कि जो साइड तुम यूज करोगे उसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए इक्वल, यानी एंगल से तुम पकड़ोगे। एंगल अगर तुम ये इक्वलिटी में यूज कर रहे हो ए इक्वल डी, और ए की एक साइड तुमने यूज कर ली ए बी इक्वल डी एफ, तो इसका मतलब जो इसकी ए वर्टेक्स से दूसरी जो साइड जा रही है यानी कि ए सी, वो तुम्हें इक्वल होनी चाहिए डी के। अगर ये इक्वल होगी तभी रूल बनेगा एस ए एस, यानी इसके लिए ए सी मस्ट बी इक्वल टू डी ई। ये हमारी रिक्वायरमेंट है ऐसे इस रूल लगाने के लिए। तो कौन सा पार्ट सही हुआ? बी पार्ट। ये हमारा बी पार्ट ओके हो गया। अगर हमें ए सी इक्वल डी ई दे दी जाती है तब हम ऐसे एस रूल से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब हमारा फर्स्ट टर्म का नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 12 है हीरोज फार्मूला, अब मैं उसकी एमसीक्यूज की वीडियो बनाऊंगा। तब तक तुम ये चैप्टर्स को ट्राई करो, और अगर तुम्हें इनइक्वालिटीज की जरूरत होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।